my name is Zebana, and I secured AIR 9 in CAPF examination is Assistant Commander in 2022. तो मैंने अपना स्कूलिंग हंसराज स्कूल से किया, दिल्ली से ही। फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया केमिस्ट्री ऑनर्स से गार्गी कॉलेज से। उसके बाद मैंने LLB किया, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, और अभी मेरी मास्टर्स बस कंप्लीट ही हुई है, अभी डिग्री नहीं आई है। तो मेरा जो पूरा स्ट्रगल रहा है CAPF का स्पेसिफिकली और CSE का भी, वो 6 साल का रहा है। मैंने लॉ के साथ साथ ही अपनी प्रिपरेशन शुरू करी थी। बट CAPF का इस साल का जो रिजल्ट है एकदम अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, बट बहुत खुशी है मुझे AIR 9 लेके। तो डेफिनेटली अगर एकेडमिक्स में मतलब CAPF के जो पेपर 1 है उसकी बात करूँ मैं, तो पेपर 1 का GS आप किसी भी जनरल जो CSE की बुक्स रिकमेंडेड होती हैं उन्हीं से कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि पॉलिटी आप लक्ष्मीकांत से कर सकते हैं, हिस्ट्री आप स्पेक्ट्रम से कर सकते हैं, और इकोनॉमिक्स के लिए वैसे तो जनरल जो नॉर्मल इकोनॉमिक्स मतलब इजी क्वेश्चंस मैं कहूँ जो CAPF में आते हैं वो कहीं से भी कवर किए जा सकते हैं। लेकिन जो थोड़े से अपर लेवल के, थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के आते हैं, वो मेनली मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो 12th क्लास के NCERT है वो उससे कवर आप कर सकते हैं। देखेंगे कि 90% ऑफ द क्वेश्चन वहीं से ही आते हैं। फिर उसके बाद जो मैंने इंग्लिश के लिए बुक रेफर करी थी, वो नीतू सिंह की बुक है, TD कैंपस पब्लिकेशंस की मैंने रेफर करी थी। बट आप कोई भी इंग्लिश की जनरल बुक यूज कर सकते हैं। बाकी ऐसे ही मैथ्स के लिए भी मैंने एक राकेश यादव सर की बुक आती है जो कि हैंड रिटन नोट्स हैं, तो वो मुझे बहुत फ़ायदा किया, बिकॉज मुझे थोड़ा डिफिकल्टी लग रहा था मैथ्स में। जस्ट क्वेश्चंस जो नॉर्मल बुक्स होती हैं उससे बेटर मुझे हैंड रिटन नोट्स लगे, तो वो भी एक बार आप देख सकते हैं। बाकी पेपर 1 इज कोई भी कर सकता है, लाइक जनरल बुक्स रेफर करके। मेनली मुझे लगता है कि मेरा जो एज रहा वो पेपर 2 और इंटरव्यू रहा। पेपर 2 में मेरे 109 थे और इंटरव्यू में 120 नंबर थे। तो पेपर 2 का मुझे लगता है कि जो मुझे एज मिला वो था कि मैं बहुत स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखी। जैसे कि जो मैंने एसेज लिखे थे, एक तो आई यूज 2 पेन्स, मैंने ब्लू और ब्लैक दोनों पेन यूज़ किए थे। जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइट करना था तो वहाँ मैंने ब्लैक पेन यूज़ किया था, और जहाँ मुझे लग रहा था मैं पूरा पेपर अंडरलाइन करके आई थी। जहाँ जहाँ भी मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती थी जो कि मैं चाहती हूँ कि एग्जामिनर देखे, वो मैंने ज़रूर अंडरलाइन किया। तो वो चीज़ मुझे लगता है एक बेनिफिट की। बाकी जो 4 एसेज लिखने होते हैं तो उसका पहले मैंने स्ट्रक्चर तैयार किया था। जो पीछे का रफ पेज होता है उसमें मैंने स्ट्रक्चर्स बनाए, कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे जो कि मुझे पैराग्राफ फॉर्म में लिखने हैं मेरे एक्चुअल आंसर में। तो वो मैंने स्ट्रक्चर ज़रूर बनाया था। चारों अपने एसेज का फाइनल जो लास्ट के पेजेस होते हैं उसमें स्ट्रक्चर बनाया। शुरू के 5 से 7 मिनट मैंने उसमें ज़रूर यूज़ किए, बट मुझे लगता है डेफिनेटली उसका अच्छा ही बेनिफिट रहा मेरे लिए। तो फिर मैंने उसी स्ट्रक्चर में अपने आंसर्स लिखे थे एसे के। प्रेसी मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था, ऐसे मैंने बहुत प्रैक्टिस किए थे। मैं हर हफ्ते एक ऐसे ज़रूर लिखती थी, बिकॉज जब आप पेपर 2 लिखने जाते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आप पूरा नहीं कर पाते हैं पेपर। तो उसके लिए ऐसे लिखना, क्योंकि आपके दिमाग में तो स्ट्रक्चर रहता है, आपको पता होता है कि ये बहुत आसान टॉपिक है और इस पर मैं बहुत आसानी से लिख सकती हूँ। लेकिन जब एक्चुअली में लिखने जाते हैं तो दिमाग में लाइन्स नहीं बनती, पूरे सेंटेंसेस नहीं फॉर्म होते, पैराग्राफ्स नहीं फॉर्म होते। वो चीज़ किससे आती है? प्रैक्टिस करने से। तो डेफिनेटली प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट एक ऐसे आप हफ्ते में एक बार 2-3 महीने पहले से लिखिए, ताकि जब पेपर आप जाएं लिखने तो वो पेपर छूटे नहीं और आपको पता हो कि आपको कैसे शुरू करना है, कैसे एंड करना है। दूसरी एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगती है पेपर 2 के लिए, जो मैंने की थी, जो आपको भी बेनिफिट कर सकती है, वो ये है कि मैंने एक छोटी नोटबुक बनाई थी और उसमें मैंने डिवाइड कर लिए थे टॉपिक वाइज। जैसे कि इकोनॉमिक्स से कोई रिलेटेड न्यूज़ आता है जो कि बहुत जनरल न्यूज़ है, या फिर इंटरनेशनल न्यूज़ है। स्पेसिफिकली जैसे इंडेक्सेस होते हैं, तो इंडेक्स में इंटरनेशनल कोई इंडेक्स है, उसमें इंडिया का रैंक ये आया है, तो वो चीज़ें मैं ज़रूर लिख के रखती थी। और उसको सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी, इन सब एरियाज में डिवाइड करके मैं पॉइंट्स लिखती रहती थी। 6 महीने पहले से मैं ये नोटबुक मेंटेन करना शुरू करती थी, और हर चीज़ नहीं लिखनी उसमें, बिकॉज आप उतना फैक्ट्स याद ही नहीं कर सकते हो।
बहुत ही जनरल चीज़ें। तो वो जो लाइन्स होती थी या वो जो फैक्ट्स होते थे छोटे-छोटे, वो मैं यूज़ करती थी अपना इंट्रोडक्शन में या फिर कंक्लूजन में। तो उससे मुझे लगता है कि हाँ, मुझे ऐसे में नंबर अच्छे मिले होंगे, क्योंकि इंट्रो अगर आपका अच्छा है और आपका कंक्लूजन अच्छा है, तो आपका पूरा ओवरऑल ऐसे अच्छा बन जाता है। इसी तरीके से यही स्ट्रैटेजी मैंने बाकी के पेपर में भी फॉलो करी। प्रेसी, जैसे मैंने कहा, मैंने प्रेसी प्रैक्टिस नहीं किया था, बट मैंने प्रेसी पढ़े थे। तो मैं 5-6 प्रेसी पहले से पढ़ के गई थी पेपर से, ताकि मुझे एटलीस्ट ये आइडिया लग जाए कि एक पूरा 1/3 में किस तरीके से किसी प्रेसी को आप कंसाइज कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए मैंने आपको बता ही दिया, डॉक्टर नीतू सिंह मैम की बुक मैंने रेफर करी थी, आपको रेफर कर सकते हैं, बहुत ही इजीली अवेलेबल भी और आसान बुक है। उसके बाद पेपर 2 के बाद फिर आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू का मुझे बहुत डर था पहले भी, कि मैं इंटरव्यू में पता नहीं कैसे प्रैक्टिस करूँगी या कैसे परफॉर्म करूँगी। और उसका डेफिनेटली मैं ये मेंशन करना चाहती हूँ कि जो कोचिंग मैंने ली करियर क्वेस्ट से, और जो संजीव सर का फीडबैक था मेरा, मैंने 2 मॉक इधर दिए थे, बाकी पूरा 10 दिन का मेरा कोचिंग था। और जो वहाँ पे मुझे सजेशंस थे पूरी क्लास में, पहले तो क्लास इंटरैक्टिव थी, तो वहाँ से ही मुझे बहुत सारे आंसर्स तो क्लास में ही मिल गए थे। जैसे हम लोग पूछ लेते हैं कि मैंने ये डिग्रियाँ की हैं, तो क्या इससे ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो क्या आप मतलब मैं ऐसे जवाब दे सकती हूँ, तो वो सब चीज़ें आपको याद रह जाती है। तो डेफिनेटली मुझे वहाँ पे बैठ कर भी वो चीज़ें, क्वेश्चंस किए गए जो मुझे यहाँ पे पहले से ही मैं तैयार करके गई थी, जो पूछे थे इधर मॉक में या क्लास में डिस्कस हो गए थे। जैसे कि मेरी डिग्रीज है, मेरी 3 डिग्री है। पहले मैंने बीएससी केमिस्ट्री किया, फिर एलएलबी किया, फिर एलएलएम किया। तो मुझे ये डाउट था कि कहीं मेरी ज़्यादा डिग्री होने पे मेरे को नेगेटिव मार्किंग तो नहीं मिलेगी वहाँ पे, कि आपने इतनी सारी डिग्री कर ली और उसके बाद आप डिफेंस में आ रहे हैं, आप एलएलएम किया, आपने लॉ में जाइए, आप प्रैक्टिस कीजिए या एक प्रोफेशनल कोर्स है इसमें आगे कुछ कीजिए। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, और मुझे संजीव सर ने भी यही बोला था कि नोबडी विल नॉट सेलेक्ट यू फॉर हैविंग मोर डिग्रीज, दे विल ऑलवेज लाइक यू फॉर हैविंग मोर डिग्रीज। तो ये चीज़ मुझे, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि मुझे फ़ायदा की। और मॉक इंटरव्यू में भी जो चीज़ उन्होंने मुझे फीडबैक दिया कि आपका काम बिहेवियर है और पॉजिटिव अप्रोच है, वो आपको बहुत फ़ायदा करेगी। मेरा स्पेसिफिक इंटरव्यू जो था वो राज शुक्ला सर का बोर्ड था मेरा, तो मेरा इंटरव्यू में फैक्चुअल चीज़ें नहीं पूछी थी ज़्यादा। मेरा इंटरव्यू बेसिकली ओपिनियनेटेड था, और ओपिनियन बेस्ड ही क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए। बहुत स्मूथ था और बहुत कॉर्डियल पैनल भी था। तो जब 1 से 4थे पैनलिस्ट तक मैं पहुंची, बहुत स्मूथली चला। जब मैं मॉक इंटरव्यू दे रही थी, तो बहुत जगह मॉक इंटरव्यूज में मेरे को यही फीडबैक मिला था कि आपको अपने फैक्ट्स ठीक करने हैं, थोड़ा करंट का नॉलेज ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर नहीं है, थोड़ा ब्रश करने की ज़रूरत है, लॉ को ब्रश करने की ज़रूरत है, बिकॉज आपका लॉ बैकग्राउंड है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हर किसी को ही इसी तरीके का बोर्ड मिलेगा कि फैक्चुअल पूछा ही नहीं, बहुत मोस्टली बोर्ड्स में फैक्चुअल चीज़ें पूछी गई हैं और उससे आप फ़र्क पड़ सकता है आपके इंटरव्यू पे। पर मेरे इंटरव्यू में फैक्चुअल नहीं पूछा था, तो इसका मतलब नहीं है कि जरूर नहीं है कि आपसे भी नहीं पूछेंगे। बट द मेन थिंग इज कि वो फैक्ट्स अगर कुछ गलत भी होते हैं, तो आपके कितने ही नंबर वो फैक्ट्स पे काट लेंगे। बेसिकली तो आपका पर्सनालिटी टेस्ट है वो, और आपको पर्सनालिटी पे ही चेक करेंगे। यही मेरे को सर ने बोला था कि अगर 150 नंबर का इंटरव्यू है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 नंबर आपके फैक्ट्स पे कट सकते हैं अगर पूछ भी लिया तो। बाकी के नंबर तो आपके हैं, और आपकी पर्सनालिटी जो है, जो आप दिखा रहे हैं, उस हिसाब से वो नंबर नहीं कटेंगे। तो पॉजिटिव होके जाइए बिल्कुल। और मैं उनकी बात सुनकर ही वहाँ गई, और डेफिनेटली पॉजिटिव इफेक्ट था। आई स्कोर्ड 120 नंबर इन इंटरव्यू, विच आई थिंक इज़ अ गुड नंबर। तो डेफिनेटली करियर क्वेस्ट का संजीव सर का भी बहुत मतलब हाथ रहा है इसमें। मैं तो इसीलिए मैं इधर आई भी हूँ। और बाकी हाँ, स्ट्रगल है। जो यूपीएससी का पूरा मेरा जर्नी रहा, उसमें भी बहुत स्ट्रगल था, बहुत एग्जाम्स दिए जो कि नहीं भी निकले। और कहीं बहुत बार ऐसा लगता है कि इतने साल हो गए, कोई एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, क्या कर रही हूँ। और अगर लाइफ में कुछ नहीं हुआ तो
अब क्या करूंगी, अब तो वो प्राइम टाइम भी चला गया जब स्ट्रगल करना होता है, किसी कॉर्पोरेट में जाना है तो फिर वहां भी नहीं जा सकती अब तो डिमोटिवेटिंग होता है कभी कभी जब नहीं रिजल्ट्स आते हैं। बट अभी यहाँ पे मैं बैठी हूँ तो मुझे यही लग रहा है कि अच्छा हुआ कि मैं कंटिन्यू करती रही और स्ट्रगल को कंटिन्यू रखा, बिकॉज इवेंचुअली अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो इवेंचुअली डेफिनेटली कोई जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो डेफिनेटली आप क्लियर कर लेंगे। थैंक यू सो मच।